अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत नज़र आता है, लेकिन ये जो मसला है ये कई मसाइल की वजह से हमारे सामने है। मसाइल दीगर हैं जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो मईशत की ज़बूहाली और मईशत की बर्बादी की शक्ल में हमारे सामने है। दहाइयों की गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं हमारी, जिसकी वजह से आज हम इस नहज को पहुँचे हुए हैं कि मुल्क के तूलो अर्ज से इस वक्त बदतरीन एहतजाज की सदाएं बुलंद हो रही हैं, चाहे वो बिजली के बिलों के हवाले से हों, गैस के बिलों के हवाले से हों, महंगाई के हवाले से हों। रिपोर्ट हो रहा है कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। जब ऐसी सूरत पहुँच जाए तो फिर ये बड़ी ही तशवीशनाक और अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। इसमें जो जमा करना है कौमी ख़जाने के लिए हुकूमत को, जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसमें शॉर्टफॉल आ जाता है। फिर आपके बैनुल अक़वामी मुआहदे वो मुतासिर होते हैं। मुल्क में कारोबारी माहौल पहले से बड़ा ही दिगरगूं है। इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है और कैसे होगी, क्योंकि अब एक हुकूमत जा चुकी है, निगरान हुकूमत है, नहीं पता ये कितने अरसे की हुकूमत है। इसका मैंडेट वैसे तो इलेक्शन कराना है, लेकिन मईशत के हवाले से क्योंकि जाने वाली हुकूमत इसको कई पावर्स देके गई है और ये हमें पता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हो रहे, तो इसने जो काम करना है तो इसकी डायरेक्शन इस वक्त क्या है ये समझ में नहीं आ पा रहा। ये जानने की कोशिश करेंगे एक आम आदमी को कोई हौसला मिल सकता है या उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। मोटे मोटे से आपके सामने मैं अगर नंबर रखूं तो IMF ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो ख़ास तौर पर गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है और इसके अलावा ओवरऑल जो पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उस पर जो मुआहदा किया गया है IMF से, उसके साथ सख्ती के साथ कारबन रहे और इसको कम करे। निगरान हुकूमत ने यकीन दिला दिया है 2024 तक 2128 अरब तक गर्दिशी कर्जे को महदूद करना है। इसी तरह एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट बेस रखना है। डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन उड़ान पर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है और ये महंगाई की बहुत बड़ी वजह है। इसमें बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है कि अगर सट्टा इसके अंदर शुरू हो जाता है, इसके अंदर मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है ओपन मार्केट में ही, तो फिर पाकिस्तान कैसे इसको कंट्रोल कर सकेगा, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की जो स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो ब्लीडिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत पाकिस्तान ही अपने इदारों की बड़ी हद तक मकरूज़ है। ऐसी सूरत में एक आम आदमी को रिलीफ देना इस हुकूमत के लिए बहुत बहुत मुश्किल मालूम होता है और फिर उसके जो सियासी और माशरी और माशरती जो हवालों से जो असरात माशरे पर आएंगे उस पर भी बात करेंगे। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब ज़िशान मर्चेंट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त मैं समझ पा रहा हूँ इतनी ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि लोग इत्तलात आ रही हैं कि ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास अब ख़र्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं, वो बिल दे देते हैं तो बच्चे की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त ये जो सिचुएशन है इसकी जो असरात अगर इसको फौरी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कितने ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। ये मईशत से आगे की बात अब मालूम हो रही है। मसूद भाई, ये तो हम सब इस वक्त बड़े दर्द के साथ इस बात को समझते हैं कि जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं और पेट्रोल के बिल हैं वो लोगों के लिए भारी पड़ रहे हैं। इसमें तो दो आरा नहीं हो सकती। बिजली इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 7.5 रुपये बढ़ी है, पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये आज का मसला नहीं है, ये एक तो अब कई दिहाइयों का मसला है। आसानी से समझाता हूँ। जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब PPP ने छोड़ा 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब PMLN ने छोड़ा 1100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। डबल हो गया PTI के दौर में 2300 अरब रुपए पे चला गया। अभी आपने जिक्र किया है PDM के दौर में फिर बढ़ा और उसको कम करने के लिए कुछ पेमेंट्स की गई। अभी आपने जिक्र किया है कि फ़ंड ने एक इंडिकेटिव टारगेट सेट किया हुआ है पाकिस्तान के साथ कि इसको पूरा कीजिए ताकि सर्कुलर डेट का जो बढ़ना है उसको रोक सकें। सर्कुलर डेट के बढ़ने के लिए ये कीमतें जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है 7.5 रुपए की, और अब एक और क्वार्टरली टैरिफ जो है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। अब इससे हमने सीखा क्या है? सीखा ये है कि ये सेक्टर पेरेनियली लिक्विडिटी क्रंच में चला गया है। उसका मतलब ये है कि 100 रुपये का बिल भेजते हैं, 85 रुपये घर आते हैं। लाइन लॉसेस 3 से 5% अगर होते हैं तो 100 से 150 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है।
500 अरब तो इनहेरेंटली बिल्ड हो गया है कि सर्कुलर डेट ने हर साल बढ़ना है इन दो चीज़ों की मद में। एक बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं और स्टेट दे रही है ये सब्सिडी। मैं आज भी गुजारिश करता हूँ 30 रुपए का जो यूनिट आज बन रहा है वो जो 50 यूनिट वाले हैं उनको 4 रुपए का जा रहा है, मगर सर जो ये 200 सब्सिडी यूनिट भी तक तो है, अब उनको 10 खत्म रुपए करने का जा रहे हैं ना। अभी हमने हमारी निगरान वजीर खजाना ने IMF को यकीन दिलाया है कि सब्सिडी सारी खत्म कर देंगे हम। राइट सो एक तो ये बात है कि सब्सिडीज में अब आगे कैसे चलना है, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। मैंने पिक्चर आपके सामने रख दी है, इसकी कॉन्स्टलेशन ये नहीं रह सकती जो इस वक्त है, ये बिल्कुल समझ लीजिए। इसको हमने अपने जो बैंकिंग सेक्टर है और जो टेलीकॉम सेक्टर है, ये पाकिस्तान की दो कामयाबियां हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त कौम बहुत मोराल डाउन है और समझती है कि हम कोई मसला हल नहीं कर पा रहे, पर मैं आपके सामने दो सेक्टर्स रख रहा हूं। दोनों इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में भी हैं, दोनों लोकल इन्वेस्टमेंट में भी हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, प्राइवेटाइज्ड हैं, डीरेगुलेटेड हैं, लिबरलाइज्ड हैं। इनकी बुनियाद पर एक तो इसके इकोसिस्टम को क्रिएट करना है। ये जो टैरिफ हर जगह एक रखा हुआ है, इससे निकलना है ताकि कंपटीशन पैदा हो। इससे निकलना है कि गवर्नमेंट जनरेशन भी कायम कर रही है, गवर्नमेंट डिस्कोर्स भी चला रही है, सारे डिस्कोर्स, पूरी डिस्कोर्स, इससे निकलना है। इसको प्राइवेटाइजेशन और प्रोविंशियलाइजेशन, पर प्राइवेटाइजेशन पहले, साथ ही प्रोविंसेस जो हैं उनका स्टेक इसमें क्रिएट करना है। तीसरी बात यह है कि जो जनरेशन में IPPs हैं उनके साथ जाके रीनिगोशिएट करना है, डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है ताकि हमें टाइम मिल सके। ये तो अब कलीदी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। फिर हमें ये बिल्कुल बात समझ में आने वाली जनरेशन, और ये वही गुफ्तगू है जो हम बार बार करती हैं। लेकिन सुनहरी साहब, इस वक्त गुफ्तगू इससे कुछ आगे की नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो वो डायरेक्शन हमें नजर आनी चाहिए, क्योंकि अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अब लोग एहतजाज कर रहे हैं, अब लोग ऐलान कर रहे हैं कि जी हम पे नहीं कर सकते। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है, अगर इसमें और बिगाड़ पैदा हो तो खुदा न खास्ता, ये तो कोई अनारकी जैसी सिचुएशन है। क्या मसले का तयन हो चुका है? हमने मसले के हल की तरफ हम इस वक्त, हमारी पोजीशन क्या है? यानी हम इस वक्त टैक्सी कर रहे हैं, हम इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन में हैं, या हम इस वक्त हैंगर में खड़े हैं और हमारे पुर्जे जो हैं वो ठीक हो रहे हैं? जी, इसको अगर मैं, आपने हवाई जहाज़ की मिसाल दी, बहरी जहाज़ की मिसाल दूँ जी, तो तलातम खेज़ जब तूफ़ान आते हैं तो उसमें पुराने ज़माने में लंगर अंदाज हो जाते थे जहाज़, वो तैरने की कोशिश बंद कर देते थे। तो हम एक तलातम खेज़ जो थे तूफ़ान, उसमें से गुज़रे, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुके थे, और अभी भी वो तूफ़ान जो है वो थमा नहीं। डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है, अगर कोई भी यहाँ पे पॉलिसी मिसस्टेप होता है, अगली किस्त नहीं मिलती, तो हम उतने ही वल्नरेबल होंगे जितने कि हम जुलाई से पहले थे, ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट होने से पहले। तो एक तो हमें ये इस वक्त अनयूजुअल टाइम्स को देखना है। वो अनयूजुअल टाइम्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ केयर टेकर सेटअप के लिए है, वो ये है कि हमारी कौम जो है वो तो हमेशा कुर्बानियाँ देती चली आई है। अवाम जो है, अवाम हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं कुर्बानियाँ देने में। मगर सर इस वक्त कुर्बान होने का वक्त लग रहा है, कुर्बानी देने का नहीं लग रहा जी। मसला तो ये जी, तो वही मैं कह रहा था कि केयर टेकर का चूँकि कोई पोलिटिकल एजेंडा नहीं होता, तो कम से कम इनको वो सेक्टर्स जो कि अवाम को नज़र आते हैं कि हमेशा से वो मुकद्दस गाए रहे हैं सियासी मुसलतों की बिना पे, उनकी तरफ केयर टेकर्स का थोड़ा सा जो है वो काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। रिटेल सेक्टर जो था, हमें पता है कि हर हुकूमत ने कोशिश की, वो उसको टैक्स नेट में नहीं ला सकी। सारे टैक्सेस जो है वो सैलरीड क्लास को देना पड़ रहा होता है। बिजली चोरी की निशानदेही की खाकान ने, आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइज्ड माफियाज़ हैं जो कि बिजली और गैस चोरी करते हैं। उनका ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ भी है, उनका ताल्लुक बड़े इन्फ्लुएंशियल्स के साथ भी है। तो क्यों नहीं उन दो चार पे अगर हाथ डाला जाता पब्लिकली, ताकि एक मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर जा रहा हो कि जी हुकूमत जो है वो इस वक्त एनर्जी सर्कुलर डेट को ख़त्म करना चाह रही है। अगर हम बाकी तमाम लॉसेस जो है उसको कर्टेल करना चाह रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, तो SOEs जो है आल्दो कि वो 6 महीने 9 महीने में प्राइवेटाइज नहीं होंगे, लेकिन उस पर कौन सी ऐसी पेशरफ जो है वो हो सकती है जिसमें नज़र आ रहा हो कि जी स्टील मिल को, रेलवे को, एयर PIA को, या बाकी जो हमारे टैक्स पेयर्स का जहाँ पे पैसा जा रहा है, डिस्कोस की भी इसमें बात आई कि उनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन सा कदम उठाया जा रहा है। तो और जो चौथी चीज़ इसमें करने वाली है वो इसी IMF के प्रोग्राम में एक प्रोविज़न है
जिसमें कि सेफ्टी नेट्स को मजबूत करना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो उसका अहाता कार है उसको बढ़ाना है, उसके जो वज़ाइफ हैं उनको इन्फ्लेशन से मैच करना है, और हेल्थ और एजुकेशन के बजट में इजाफा करना है। तो सेहत और एजुकेशन का बजट जो है वो वाले इंडिकेटिव टारगेट अभी भी बहुत पीछे हैं हमारे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर यानी गो के ये ऑप्टिक्स की चीज़ें होंगी इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि केयर टेकर आफ्टर ऑल एक महदूद मुद्दत के लिए, भले वो 6 महीने हो वो 9 महीने हो, तो कम से कम ये चीज़ें जो हैं इन पे तो हुकूमत अगर कुछ काम कर जाती है तो एक आम शहरी को ये ढारस मिलेगी, उसको ये हौसला मिलेगा कि सिर्फ उसी से कुर्बानी नहीं मांगी जा रही, जो इन्फ्लुएंशियल और जो बड़े सेक्टर्स हैं वो भी इस जद में आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दर्द है इसका थोड़ा सा एहसास कम हो जाएगा। लेकिन ये एक पेनफुल सिचुएशन है, ये पूरा साल जो है ये पेनफुल रहेगा, और केयर टेकर ये बड़ा मसला है ना लाना जो होता है उसको, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये ऑप्टिक्स में तो चले जी, हम हेल्थ का कुछ बजट बढ़ा देंगे, कुछ हम एजुकेशन में कर देंगे, लेकिन वो हेल्थ वो एजुकेशन जो पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान की अक्सरियत तो वहाँ पर नहीं जा पाती ना, वो तो प्राइवेट डॉक्टर के पास, प्राइवेट उसके मसाइल तो हल नहीं हो रहे। ऑप्टिक्स तक तो मामला ठीक है, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, इस वक्त जो बेचैनी है, ये तो लोगों ने अपने तौर पर बगैर किसी लीडरशिप के छोटे छोटे से एहतजाज शुरू कर दिए हैं। ये खुदा न खास्ता और सिचुएशन वॉलेटाइल हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये बड़ी अच्छी बात की क़य्यूम सुलैनी साहब ने कि मुल्क के अंदर जो ये करप्शन है, जो माफियाज हैं, इनको फौरी तौर पर डिसमेंटल करने की शायद ज़रूरत है। मईशत का पहिया तो जैसे चलना है वो तो अपनी रफ्तार से ही चलेगा, वो एक रिदम के साथ ही चलेगा, उसके लिए तो आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है वो माफियाज को ख़त्म करना, होर्डिंग माफियाज, लोगों को जगह जगह जो रिश्वतों का सामना करना पड़ता है, तो उस माशरे में अगर सुधार पैदा किया जाए तो इससे कुछ बेहतरी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर इन माफियाज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद माशरे में कुछ एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त की जो पोजीशन है, हम तो मिनहसुल कौम झूठ बोलते हैं, हम मिनहसुल कौम एक दूसरे के पैर खींचते हैं, हम किसी को आगे जागते हुए देख ही नहीं सकते। हम तो अपने ही चक्रों में पड़े हुए हैं कि हम भले हमारा सर्वाइव हो जाए, कुछ ना कुछ, दूसरा भले कहीं भी गिरता है गिर जाए। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो सबसे पहले जो सवाल किया था कि जो फ़्लाइट है वो कहाँ जाएगी, फ़्लाइट हो रही है जी, डॉलर की फ़्लाइट हो रही है। डॉलर जो है वो धड़ाधड़ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है कि वो इंटरिम सेटअप के दरमियान में आते के साथ ही 20 रुपये डॉलर बढ़ गया है, पाउंड जो है 400 रुपये क्रॉस कर गया है। यानी हम जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, एक कंपैरेटिव में भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे कंपैरिजन्स छप रहे थे, तो मैंने उनमें से एक कंपैरिजन देखा तो मुझे नज़र ये आया कि जो ये इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप में जो भी प्राइसेस हैं, वो हर चीज़ की प्राइस जो है वो डबल हो गई है। यानी दाल हो, आटा हो, चाय हो, दूध हो, चीनी हो, कुकिंग ऑयल हो, चावल हो, चिकन हो, रोटी हो, कोई एक ऐसी चीज़ तो मुझे नज़र आए कि जिसकी प्राइस कम हुई हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑप्टिक्स की जो बात हम कर रहे हैं कि ऑप्टिक्स कुछ ठीक हो जाए, इन ऑप्टिक्स को ठीक बिल्कुल करना है, लेकिन मसला ये है गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, वो हमारी गर्दनों को आ नहीं हो रहा ना हमारा। अभी आप इस वक्त तो रोटी का मसला है, नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं अभी बैठा हुआ, जब आप ये शुरू कर रहे थे बातचीत, आपने अपने दोनों स्पीकर्स को लिया, मैं एक हिसाब लगा रहा था अपने ऑफिस के एक आदमी का कि जिसने, मेरी उससे कल ही बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि मेरा वन साइड बस का किराया जो है वो 140 रुपये है। यानी उसको जो वो आता और जाता है दिन में 280 रुपये उसका किराया है। तो मैं अभी वो 30 दिन पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो 7 हज़ार रुपये तो किराया है। फिर दूध मैंने देखा कि अगर वो 1 लीटर दूध कंज्यूम करे, ये बस का किराया है, बस का किराया 1 लीटर, अगर वो 1 लीटर घर में उसके 5 लोग हैं, जी 5 लोग हैं उसके घर में, और वो हर रोज़ 1 लीटर दूध कंज्यूम करे तो 6,900 रुपये का दूध उसको मिलेगा। अगर वो महीने में 5 दिन अगर 1 किलो चिकन ले, 5 दिन सिर्फ 2,500 वो है। आटा 10 किलो पूरे महीने में खाए तो 1,700। कुकिंग ऑयल जो है अगर 10 किलो पूरे महीने में इस्तेमाल करे 6,200।
चावल अगर पूरे महीने में सिर्फ 10 किलो इस्तेमाल करें 4400, ये सिर्फ बुनियादी खाने पीने की और एक साइड का उसका कन्वेंस, 2 साइड का कन्वेंस, ये बनता है 31,120 रुपये। फिर मैंने उसमें जोड़ा 5,000 रुपये बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन में, 10,000 रुपये का तकरीबन उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, 3,000 रुपये उसका गैस का बिल है, ये सब मिला के बनता है 49,120 रुपीज़। अभी मैंने घर का किराया शामिल नहीं किया है। ये मेरे एक पियोन के ऑफिस के, एक नॉर्मल पियोन की 5 जिसकी हाउस होल्ड की फैमिली है, उसका 50,000 रुपये अभी ये खर्चा है अलावा रेंट के। सर इसमें बीमारी आजादी है, इसमें और चीजें हैं, वो तो कहीं शामिल ही नहीं है। बीमारी डाला नहीं, कपड़े लत्ते डाले नहीं, कपड़े लत्ते भी नहीं डाले, खाना पीना भी यानी नहीं, बाहर का कोई चीज नहीं डाली इसमें। उसके बच्चे अगर रोजाना खिलौने और टॉफियां मांग ले तो सर वो उसके लिए मुश्किल पड़ जाए उसको, वो तो नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये खर्चा सिर्फ 50,000 रुपए का है। तो सवाल ये पैदा होता है, मिनिमम वेज हमने 32,000 रुपए रखा हुआ है, कौन सरवाइव करेगा? पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, बिजली बढ़ती चली जा रही है, गैस बढ़ती चली जा रही है, हमें हर चीज़ पे से सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। आने वाले दौर में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। तो मुझे तो ये लगता है कि जो मिडिल क्लास था अब वो बहुत जल्दी गरीब आवाम और लोअर क्लास में आ जाएगा या आ चुका होगा। और जो लोअर क्लास है मेरे ख्याल से अब उसे पाकिस्तान में ज़िंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें देखना है हमारे जो लोग अनफॉर्चुनेटली एक ये हमारे यहाँ जो लोग जिनके पास पैसा है वो इतना ज़्यादा पैसा है और वही सिर्फ पैसा बना रहे हैं, और हम उन लोगों को नहीं केटर कर रहे इस वक्त कि जिन लोगों को ज़रूरत है। तो इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस जो है ऑप्टिक्स को भी ठीक करना है। इस सर ये फोकस समझना चाहूँगा मैं, ये फोकस समझना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महीने 2 महीने 3 महीने में ये सूरत हाल अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर मामला बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो ये डायरेक्शन क्या है हुकूमत की? एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। जाते जाते इतना अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कोई शख्स 5 लाख 6 लाख रुपए कमाता है तो इस वक्त जो टैक्स की शरह है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की शरह, वो अपनी आमदनी पर आधे में आ चुका है। और जो 50,000 कमाता था वो इस वक्त उसको मज़ीद ज़रूरत है कि मज़ीद 50,000 रुपये उसे दिए जाएँ तो उसका घर चल सकता है, वरना वो घर नहीं चला सकता। ऐसी सिचुएशन है। तो एक ब्रेक के बाद ही जानने की कोशिश करते हैं कि अब हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है या ये अब कंट्रोलेबल नहीं है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने तफसील से बात की और जानने की कोशिश की और इसको समझा कि मसाइल हैं कितने गंभीर और इसके क्या क्या नताइज आगे निकल सकते हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इस तमाम सिचुएशन को महीने 2 महीने के अंदर किसी ऐसी हालत में लेकर आना कि एक आम आदमी जो है वो थोड़ा अपने आप को सिक्योर महसूस करे, उसकी ज़िंदगी चल पड़े, इसके लिए हमारे पास इस वक्त कितनी गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? पाकिस्तान के मसाइल कॉम्प्लेक्स हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स अगर आप जवाब देंगे उनका तो कुछ आपको थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी जो है वो दिखाई देगी, कुछ स्टेबिलिटी दिखाई देगी। इसका मेरा क्या मतलब है, जैसे एक तो ये बिजली के अभी जो निर्ख हैं इन पे थोड़ा जाके इनको स्टडी कीजिए। क्वार्टरली टैरिफ में अगर डिले करना है, अगर आपने कुछ जो डिस्कोस की एफिशिएंसी है उसको इमीडिएट पे थोड़ी सी रिकवरी बेहतर करनी है, अगर आपने थोड़ा सा जो टैक्स है उसमें रद्दोबदल करना है ताकि ये बोझ जो है उन पे कम से कम लागू किया जाए। दूसरी चीज़ ये कीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त नहीं दे पा रहे उनको स्टैगर कर दें बिलों को 10, 12, 14 महीनों पे। ये समर में चूंकि एक बहुत बढ़ा हुआ बिल आ रहा है, 7.5 रुपये भी लगा ऊपर वाले लोगों पर, नीचे वाले लोगों के बिल को स्टैगर कर दें तो इसको संभाल लें। नंबर 2, IMF के साथ एंगेज करें दोबारा। एक चीज़ और समझने की है कि इस वक्त हम हाइडल बिजली ज़्यादा बना रहे हैं। इस वक्त डैम में पानी है तो हमें वो सस्ती बिजली है जिसके बावजूद ये बिल है। जब ये गर्मियाँ ख़त्म होंगी, सर्दियाँ आएंगी तो फिर हमें थर्मल से बनानी पड़ेगी और वो और महंगी हो जाएगी। फिर
दुरुस्त। पर उस वक्त लोगों की कंजम्पशन जो है ना, मतलब हम 25,000 समर में ले रहे हो तो हम 10,000 पे आ जाते हैं विंटर में, कंजम्पशन टूट जाती है, लोग लोअर स्लैब्स में चले जाते हैं, इसलिए वो इतना फील नहीं करेंगे। तो इसलिए जब बिल स्टैगर होंगे तो ये वक्त गुजार लेंगे। आखिर ये तो मैं सिर्फ ये टाइम पास इनके लिए और इनकी थोड़ी मदद करने की गुफ्तगू कर रहा हूँ, पर इसके साथ साथ फंड के साथ इंगेज कीजिए और उन्हें कहिए कि इस वक्त शायद प्राइसेस का बढ़ाना, जो नया क्वार्टरली टैरिफ है उसको अगर आप डिले भी कर सकें थोड़ा सा या और स्टैगर कर दें। अब एक मैं आपको बड़ा ही टेक्निकल सी बात बताता हूं कि सितंबर में ₹1.25 क्वार्टरली टैरिफ टूट रहा है। आप उसके टूटने के वक्त ₹1.25 नया लागू करें तो आपके बिल में कोई नई तब्दीली नहीं आएगी। इससे कहने का मकसद ये कि अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मगर सर ये जो इस वक्त बिल आ गए ना लोगों के, इस वक्त जो आ गए लोग तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमने कई खबरें देखी हैं, मैं हर एक की तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अब लोग खुदकुशियों की बात कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग छलांगे लगा रहे हैं छतों से। सर ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? इसको तो इमीडिएटली स्टैगर कर देंगे ना, तो जिसका 10,000 अगर बिल आ गया, 6,000 आता था, अगर वो 10 पे चला गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप 10 लेने की बजाय उसको वापस ले आएँ 6 पे और अगले 4 को हर महीने 500 करके स्टैगर कर दें। सो अगर ये एक पॉलिसी आ जाएगी तो हेल्प हो जाएगी। IMF से गुफ्तगू करें, GST 18% है बिलों पर। मेरा ख्याल है कि अगर जैसे मेरे बाकी 2 लोगों ने बात की कि इस वक्त है कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे फुल, जिसे मैं कहता हूं कि आप पूरी तरह डायरेक्ट टैक्सेशन पर जाएं। अगर आप जाएंगे एनफोर्समेंट में तो आप थोड़ा सा हो सकता है इसमें 2-4% IMF से बात कर सकें कि क्या हम GST को 18% से कुछ कम कर सकते हैं। एक और चीज़ लग गई है, वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, 7.5% इनकम टैक्स भी है इसमें, और क्योंकि लोगों के बिल 25,000 से ऊपर चले गए हैं, उन पे ये 7.5 भी ये लग गया है, उसको भी संभालने की कोशिश करें। पर दूसरी बात यह है कि अब IMF से आप डिस्कस करें कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है। नंबर 1 चीज़ ये है, ये याद रखें कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ना इस वक्त, इसमें सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, इसमें हमारी डिमांड को हम मॉनेटरी पॉलिसी से रोक रहे हैं, इसको सबसे ज़्यादा बढ़ा रही है पाकिस्तान की फिस्कल पोजीशन। मालियाती खसारा आपके इस सब चीज़ को, इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहा है। इससे मेरा मतलब ये है कि मनी सप्लाई इसलिए बढ़ रही है कि गवर्नमेंट इस साल 7,500-8 हज़ार अरब रुपए का करेगी फिस्कल खसारा। ये नई मनी क्रिएट होगी। ये कैसे क्रिएट होगी? स्टेट बैंक ओमो करेगा और पैसे देगा किसको? बैंकों को। बैंक आपको पैसे देंगे। दिस न्यू मनी क्रिएशन हैज टू कम डाउन। एक्सपेंडिचर पे वजीर आजम और वजीर खजाना और अथॉरिटीज को चाहिए कि एकदम कदगन लगा दें, स्ट्रॉन्ग किस्म की। अगर आज आप ये कदगन लगा देंगे, मसूद मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने 3 महीने में भी इसको किस तरह संभालना है। अगर आप इस पे ये कदगन लगा देंगे तो इस वक्त इन्फ्लेशन ब्रॉड मनी सप्लाई से आ रही है। ये टेक्निकल बात है, पर मैंने उस ब्रॉड मनी सप्लाई को मॉनेटरी टाइटनिंग की बजाय इससे रोकिए तो आप संभाल जाएंगे इसको। दूसरा, पाकिस्तान का दूसरा काम, 2 काम करने चाहिए केयर टेकर्स को। एक मैंने आपके सामने रख दिया, दूसरा ये है, पाकिस्तान, आपको याद है मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। पाकिस्तान को इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालिए। पाकिस्तान को इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालने के 2 तरीके बड़े वाजे हैं। नंबर 1, IMF के प्रोग्राम की अडेरेंस, बट ये काफ़ी नहीं था ना, ये तो हमने कर लिया। बाकी बातें कहाँ हैं? बाकी क्या बातें हैं? आपने पैसे लाने हैं, $9 अरब जो जनीवा में प्लेज हुए। आपने $750 मिलियन एक राइज 2 का लोन है, वो पैसे लाने हैं। 3 से 5 अरब डॉलर कमर्शियली वापस किए हैं पाकिस्तान ने। क्यों वापस किए हैं मसूद? इसलिए वापस किए हैं कि उस वक्त IMF के प्रोग्राम की अम्ब्रेला नवंबर से जून तक नहीं थी। वो पैसे लाइए। जैसे ही आप ये पैसे लाएंगे, ये जो रुपए पे प्रेशर है ये टूट जाएगा। दूसरा, ये प्रेशर फिस्कल की वजह से टूटेगा, और ये जो प्रेशर आ रहा है कि लिक्विडिटी नहीं है, इंटर बैंक में जैसे ही लिक्विडिटी क्रिएट होगी ये प्रेशर। एक चीज और कहूं, आपकी रेमिटेंसेस आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। 19% की गिरावट है, उसको देखिए। और आखिरी चीज ये कहूं कि दी एस्टैब्लिशमेंट मूव करना चाहती है SIFC पे, जितना क्विकली मूव कर सकते हैं करें। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पिच किए हैं सऊदी अरेबिया को। अगर आगे बढ़ सकते हैं उस पर बढ़ें, क्योंकि उससे हमारे नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज क्रिएट होंगे। बेहतर सर सुलहरी साहब, खाका नजीब साहब जो इक़दाम गिनवा रहे हैं कि हुकूमत को ये लेने चाहिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसके असरात सामने आ जाएंगे कि ये तमाम इक़दाम लिए जाएँ, या ये 2024 तक तो जो इस वक्त नज़र आ रहा है
बेहतरी की कोई गुंजाइश मालूम नहीं हो रही है? देखिए मसूद, इस वक्त तो हमारी गोल पोस्ट क्या है, और गोल पोस्ट ये है कि हमें ये बादल नखास्ता जैसे भी IMF का ये प्रोग्राम जो है स्टैंड बाई एग्रीमेंट, इसको ख़त्म करना है मार्च में, ताकि अप्रैल में हम उसका नया प्रोग्राम नेगोशिएट कर सकें। ये जो एक मुख्तसर मुद्दत का पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला था, ये काफ़ी नहीं है पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात को और पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उसको टालने में। तो अभी 3 साल का एक प्रोग्राम पाकिस्तान को मज़ीद करना है, और उसके लिए जो निगरान हुकूमत का जो इमीडिएट टारगेट है वो यही है कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें। लेकिन एक चीज़ जो इसमें और की जा सकती है वो ये है कि जो डॉलर पे जो इस वक्त प्रेशर आ रहा है, उसकी एक वजह पाकिस्तान में जो सियासी जो मंजरनामा है उसमें जो अदम यकीनी की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल वो भी है। पहले हम देखते थे कि आला अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान एक तनाव था, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की मुद्दत पे ईवान सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक तनाव का सिलसिला चल रहा है। अब जब तक ये तनाव चलेगा और जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलती, इलेक्शन जब भी हो, मैं चूँकि एक आइनी माहिर नहीं हूँ, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे आइनी माहिरीन, लेकिन जब भी हो उसका अगर एक रोड मैप आपके सामने आ जाए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 2 साल, वटेवर, तो कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो थोड़ी सी कुछ एश्योरेंस जो है वो मिल रही हो कि वो किससे बातचीत करेंगे, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा। मईशत को ठीक करने के लिए इस वक्त ये एतमाद मुल्क के अंदर पैदा करना कि इलेक्शन अगर आगे जाते हैं, 3 महीने जाते हैं, 6 महीने जाते हैं, साल भर जाते हैं, लेकिन जो भी ट्रांजिशन होगी हुकूमत की, अगली हुकूमत की, वो बड़ी स्मूथ होगी, और जो पॉलिसीज़ आज हैं वही पॉलिसीज़ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज से ये काम शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और पार्टीज़ बैठकर मईशत पर कोई मुआहदा करें, कोई बात करें, कोई क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दें। तो ये बहुत ज़रूरी होगा इस वक्त के माहौल में। जी बिल्कुल, चूँकि आप देखें ना, जो वल्नरेबिलिटी दिखाई गई थी इस प्रोग्राम में, जो जब हमने डॉक्यूमेंट साइन किया तो उसमें एक जो रिस्क मैट्रिक्स में सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। और इस वक्त जो एहतजाज जो शुरू हो रहे हैं, इस वक्त जो लोगों में जाहिर है कि एक वो डिस्कम्फर्ट जो पैदा हो रहा है और वो बिल्कुल दुरुस्त पैदा हो रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर ऐसे में ये पॉलिटिकल टेंशन भी कंटिन्यू रहती है तो कोई ना कोई अंसर ऐसे होंगे जो कि इसको अपने वो मफादात में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और जिसका नतीजा लाजमन ये निकलेगा कि आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा, इस पे अमल दरामद जो कि अगले प्रोग्राम को भी इफेक्ट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस वक्त करने की बेहद ज़रूरत है वो डॉलर डेफिसिट और रुपी डेफिसिट तो है, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि निगरान हुकूमत और स्पेशली वज़ीर ख़जाना बहुत प्रोफेशनल और बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, तो निगरान हुकूमत को बड़ा एतमाद में लेना चाहिए कि जी IMF के इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या जो शराइत हैं जो कि हम उन पर अमल दरामद कर रहे होंगे, उसके पॉसिबल नताइज क्या निकलेंगे और उन नताइज से निपटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। तो ये 4 चीज़ें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। इसी तरह से सूबाई हुकूमतों का जो इस पर काम बन रहा है कि आपकी जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से ये बढ़ती चली जा रही है, इनकी कीमत, चीनी जो है, चीनी 170 रुपये किलो पे इस वक्त पहुंच गई है। तो जाहिर है कि यहाँ पे होल्डर्स जो हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़, वो अमल पैरा है और उसको हमें तोड़ना होगा। जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है, चूँकि ये वो चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि चूँकि निगरान हुकूमत की कोई सियासी एफिलिएशन नहीं होती, लिहाजा उनके लिए सब कुछ करना बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मर्चेंट साहब, बड़ी अच्छी बात है, और मैंने इब्तिदा में भी इसका जिक्र किया था कि एक तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो आटा, चीनी, दाल, सब्जियां वगैरह, जो लोगों के किचन की चीज़ें हैं, इनकी सप्लाई आसान हो, होर्डिंग्स ना हो,
इस सारे सिस्टम को, इन माफियाज को ख़त्म किया जाए। एक तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत, दूसरा पूरे मुल्क के अंदर सुलैरी साहब ने जैसे फरमाया कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है और पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, खाका नजीब साहब ने भी बात की, इसको ख़त्म करना ये दो बहुत बड़े चैलेंज नहीं है इस वक्त फौरी, अगर अपने आवाम को हमने रिलीफ देना है तो। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यही दो इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से खासा फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी इकॉनमी है वो, हमने जो इस साल का जो टैक्स का टारगेट रखा है वो 9.4 ट्रिलियन रुपीस का है। मैं खाकान साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि 19% रेमिटेंस जो है वो नीचे आ गई है और उस पर उनको फिक्र है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ओपन मार्केट और इंटरबैंक में 20 रुपए का फ़र्क है। तो अगर कोई $1000 भी बाहर से बेच रहा है तो 20,000 रुपये का फ़र्क है। 20,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम है उस गरीब आदमी के लिए या उस एक फैमिली के लिए जिसके पास मीन्स और वेज नहीं है इस वक्त कमाई के। तो मैं समझता ये हूँ कि जब तक ये इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट को आप ठीक नहीं करेंगे या सही नहीं होगा, तब तक ये रेमिटेंसेस तो नीचे रहेंगी। अब आ जाइए बात हो रही थी जखीरा ठीक कैसे करेंगे? मामला ये है ना कि हम IMF के साथ हमारा मुआहदा है कि हमने मार्केट बेस से 1.25% पर उसको रखना है। अब हमारे यहाँ हम जानते हैं कि तो 1.25% फिर भी 4 से 5 रुपए। हाँ, तो ये सट्टाबाजों को भी तो रोकना है ना। ये माफियाज का जो जिक्र हो रहा है वो टाइटनिंग हमें अभी तक हुकूमत के एक्शन में नजर नहीं आ रही है। देखिए ये तो अभी निगरान हुकूमत अभी आई है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते में हमें इसका रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, ये जो बात अभी हो रही थी कि इनके पास इनकी चूंकि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है तो ये लोगों के ऊपर हाथ डाल सकते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा। इन माफियाज के ऊपर चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, चाहे वो डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्मगलिंग करके गुड्स पाकिस्तान में ला रहे हैं अनटैक्स्ड मनी के, इन सबको पकड़कर और सज़ा दें और इबरत बनाएंगे तो यकीनन चीज़ें खुद ब खुद एक जो ट्रस्ट डेफिसिट की जैसे अभी आपने बात की, वो ट्रस्ट डेफिसिट में नजर आएगा लोगों को कि हाँ ये जो काम हो रहे हैं ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहे हैं। और अगर इसको करते रहे और जैसे ही ये चलता रहा तो कल को कहीं ना कहीं एक उम्मीद क्रिएट हो जाएगी लोगों के अंदर। इस वक्त जो पाकिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूं है, लोगों की उम्मीद टूट गई है। इस वक्त लोग जो है वो ये मान बैठे हैं और ये समझ बैठे हैं कि इस मुल्क में अब रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप ये देखें, मुस्तकिल जो भी आदमी इस मुल्क को छोड़ के जा सकता है या उसके पास ज़राए हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इस वक्त बहुत तेज़ी से जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जा रहे हैं और फिर हम ये देखते हैं कि लोग पाकिस्तान से जो इलीगली भी जो जा सकते हैं वो बाहर जा रहे हैं। और फिर ऐसे कश्ती वाले जो सानिया हुआ था अभी, जिसमें कई सारे पाकिस्तानी वो तो सामने आ गया, वरना वो जो सानियात नहीं होते ना जाने कितने लोग ऐसे निकलते। मर्चेंट साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जिन इक़दामात की तरफ हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, लगता यह है कि उसके लिए तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई बड़ी ही मजबूत किस्म की हुकूमत हमें नज़र आनी चाहिए। निगरान हुकूमत जो कि जिसका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कराना ही है, लेकिन ये अगर प्रोलॉन्ग कर रही है तो ये इसके जो इक़दामात होंगे वो तो किसी इलेक्टेड हुकूमत से भी ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, तभी कहीं जाकर वो इन मसाइल को काबू कर सकती है। क्योंकि बड़ी बड़ी हमने देख ली, हर तरह की हुकूमतें देख ली, हमने फ़ौजी हुकूमतें भी देखी, हमने सियासी हुकूमतें भी देखी। जिन मसाइल को हम अब हल करने की तरफ इतनी दिलचस्पी के साथ सोच रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इनको करने के लिए क्या करना होगा और कैसे करेंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि एक गरीब का चूल्हा जलता रहे, घर में खाना आता रहे, बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती रहे। तो इसके लिए बड़े बड़े जो इक़दामात हैं वो तो होंगे, जाहिर सी बात है। एक जो मईशत की करेक्शन है उसमें वक्त लगेगा। तो खाका नजीब साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक निगरान हुकूमत है, बड़ी बड़ी हमने मजबूत हुकूमतें भी देखी, वो नहीं कर सके। आप ट्रांसपोर्ट को कुछ कहते हैं तो पहिया जाम हड़ताल हो जाती है, रिटेलर की बात करते हैं तो वो शटर डाउन हड़ताल कर देता है। हर आदमी यहाँ पर जो है वो हर जो सेक्टर है वो एक माफिया बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कैसे मुमकिन है कि फौरी तौर पर एक आम आदमी की ज़रूरियात भी पूरी होती रही और हुकूमत ये कर सके?
मसूद भाई, एक तो आपके प्रोग्राम में बात करके सबको ये तो अयां हो गया है ना कि इकोनॉमिक चैलेंज, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो खसारों का हो, चाहे वो एक्सटर्नल मनीज़ का हो, वो बहुत बड़ा है। सो सबसे ये दरख्वास्त है कि इस वक्त पिच इन करने की कोशिश करें। ये एक केयर टेकर या एक ब्यूरोक्रेसी या एक एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। ये सबको थोड़ा सा, अगर आप अपना टैक्स ही ठीक देना शुरू कर दें तो 9,400 को क्रॉस कर जाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम कर सकेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी रियली इस वक्त गुजारिश है लोगों से कि वो थोड़ा सा दर्दमंदाना अंदाज में मुल्क के चैलेंज को समझें। किसी जगह ये वर्ड भी यूज़ कर लूँगा कि एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक चैलेंज है, उसको समझें। केयर टेकर से ये एक डिफरेंट केयर टेकर्स हैं, इस पे थोड़ा एतमाद ज़्यादा करना पड़ेगा। ये प्रोलॉन्ग्ड हैं, ये कॉम्पिटेंट हैं, ये एम्पावर्ड हैं, ये सिस्टम का हिस्सा रहे हैं पिछली कई दिहाइयों से इसी सिस्टम का। सो दे फ्रॉम डे वन शुड स्टार्ट गेट द बॉल रोलिंग। अब इसमें जो इस वक्त मार्केट्स के लिहाज से गैप आ रहा है, हमने चीज़ें तो आइडेंटिफाई कर दी कि इन्होंने क्या करना है, बट आई थिंक एक कम्युनिकेशन का गैप ये आ रहा है कि उनको आकर बता देना चाहिए कि ये मेरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। उनको बता देना चाहिए कि अगले 3 माह में, और मुझे तो मालूम है कि इनफ्लोज क्या हैं पाकिस्तान के डॉलर के, वो आके आप मार्केट को बता दें कि ये इनफ्लोज मौजूद हैं, IMF की अम्ब्रेला मौजूद है, तसल्ली रखिए कि ये इनफ्लोज अगर मेहनत करेंगे तो जो मैंने कुछ आपके सामने रखे हैं ये आ जाएंगे, बट दे शुड कम क्लीन एंड टेल। अब तो हफ्ते से ऊपर हो गया ना, अगर ये कम्युनिकेशन आएगी तो जो ट्रस्ट डेफिसिट जिनकी दोनों मेरे रुफका ने बात की है वो दूर हो जाएगा। एक बात और करूं कि उसके साथ साथ ये भी कहिए कि जो कलीदी काम हो रहे हैं 4 एरियाज में फंड के अलावा, यानी कि PPP में, प्राइवेटाइजेशन में, हम इनको आगे बढ़ाएंगे, SIFC को आगे बढ़ाएंगे, इंटर गवर्नमेंटल को आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ी जुजियात जो हैं वो सामने रखिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए लोकल मार्केट को, लोकल इंसान को और इंटरनेशनल को। और एक बात मैं कह दूं, अच्छी बात की दोनों ने, पॉलिटिकल फ्रंट पे एक सर्टेनिटी दे देनी चाहिए। देखें ना, इट डजंट मैटर कि इलेक्शन अब कल होने हैं, परसों होने हैं या फरवरी में होने हैं, पर उसकी अगर डेट सामने आ जाएगी तो ट्रांजिशन आसान हो जाएगा, मल्टीलैटरल्स के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए भी और फॉरेन के लिए भी। ये है एक ओवरऑल एजेंडा। लेट्स होप कि टुमारो द प्राइम मिनिस्टर मूव्स फॉरवर्ड। सुलैनी साहब, सियासी इस्तेहकाम जो है उसके लिए इक़दामात, एक कॉन्फिडेंस दे दिया जाए और कम्युनिकेट कर दिया जाए कि ये सिचुएशन कितने अरसे रहेगी और कितने अरसे में जो महंगाई और परेशानियों की ट्रैजेक्टरी है ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर ये कम्युनिकेट कर दिया जाए तो मसला खासा हल हो सकता है। जी, यकीनन जैसा मैंने पहले कहा था कि इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, और ये 2 चीज़ें जो हैं ये तो करनी ही करनी होंगी। जो तीसरी चीज़ इसमें करनी चाहिए, यानी इस वक्त चॉइस सर, ये भी बता दें कैसे, अगर हम यानी पॉलिटिकल सिचुएशन तो हम सब जानते हैं जो इस वक्त है, तो जो नफरतें हैं, जो इस वक्त अदावतें हैं, जहाँ टेम्परेचर है, ये मुमकिन नजर आता है आपको, या हो सकता है ऐसा? देखिए, अगर नहीं होगा तो ये एक हम लूज सिचुएशन में जा रहे हैं जिसका कि सभी को नुकसान हो रहा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर जो अदारा जाती लड़ाई है वो किसी भी अदारे को मुस्तहकम कर रही है या उसको मजबूत कर रही है, खा वो इलेक्शन कमीशन हो या वो ईवान सदर हो या वो अदलिया हो। तो हमें इस अदारा जाती लड़ाई से थोड़ा सा बालातर हो के इन अदारों के जो सरबराहान हैं उनसे मैं मुल्तमस हूँगा कि वो इस मसले का हल निकालें। और उसके साथ एक और चीज़ जो कि हम सबको जहन नशीं करने चाहिए, अगर आपके पास ये IMF प्रोग्राम ना होता, और मैं अभी 2 दिन पहले श्रीलंका से होके आया हूँ, वहाँ पे लोगों से मैंने कोलंबो में बातचीत कर रहा था, उन्होंने बताया कि उनको हफ्तों लाइन में लगना पड़ता था पेट्रोल लेने के लिए, उनको हफ्तों लाइन में लगना पड़ता था जो वहाँ पे गैस के सिलेंडर्स हैं वो लेने के लिए, जो अद्वियात थी, अभी भी अक्सर अद्वियात वहाँ पे दस्तयाब नहीं है, खाने पीने की जो अशिया थी वो उनकी शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उससे जाए, लेकिन मगर सर वो 100% आपके पास लिटरेसी रेट है वहाँ पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं श्रीलंका, तो हमारे यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। अल्लाह ना करे कि हम उससे जाएं, लेकिन यकीनन ये कड़ा वक्त है, और इस कड़े वक्त में मेरे पास चॉइस अब यही है कि या मैं अपनी बिजली महंगी
इस्तेमाल करूं या मैं बिजली से बिल्कुल महरूम हो जाऊं, या मैं ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा किराया अदा करूं, जिसको कि अगर वो नाजायज़ उसमें किराया लिया जा रहा है तो हुकूमत का काम है कि उसको रोके, या बिल्कुल ही वो पहिया जाम हो जाए, यहाँ पे पेट्रोल डीजल अवेलेबल ही ना हो। तो ये दो चीज़ें हैं जिनमें हमें चूज़ करना है, और ये हुकूमत को बड़ा क्लियरली बता देना चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर, जैसा मैंने पहले कहा था, कि बड़ी मछलियों पे हाथ डालेंगे। जब तक हम बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डालेंगे, जब तक गवर्नमेंट खुद से ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करती नज़र नहीं आएगी, हम एक आम शहरी से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुर्बानियाँ देता रहे, वो कुर्बान होता रहे। ये हम सबको जितना जिसकी ज़्यादा इनकम है, जितना कुछ ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, उतना उसको ज़्यादा हिट जो है वो खानी है, ताकि पाकिस्तान जो है ये टेक ऑफ कर सके इंशाअल्लाह। और आखिरी बात जो है, मैं खाकान की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर आप IMF के डॉक्यूमेंट देखें, 28 अरब डॉलर की हमें इस पूरे साल में ज़रूरत है। 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का हमने इनफ्लो जो है वो प्लान कर रखा है। तो हमें बताना चाहिए हुकूमत को कि किस किस महीने में कितना जो है इनफ्लो वो आ रहा होगा, ताकि ये जो पैनिक बाइंग हो रही है डॉलर की, जो होर्डिंग हो रही है डॉलर की, इसको थोड़ा सा ईज ऑफ किया जा सके। ठीक है मर्चेंट साहब, ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि हुकूमत को बता देना चाहिए कि उसकी पॉलिसी क्या होगी, कितना टाइम लगेगा चीज़ों को कंट्रोल करने में, और दूसरा सियासी इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, ये सूरत हाल हो भी जाती है तो हम साल से देखते हैं कि हमारी इस दफ़ा भी हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। गंदम बड़ी अच्छी हुई है, गन्ना बड़ा अच्छा हुआ है, कपास बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन इनकी कीमतें भी नीचे नहीं आती हैं। तो वो होर्डिंग वगैरह, वो सारे जो मामलात हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। आपको कितना प्रैक्टिकल नज़र आता है इन दोनों ऑप्शंस पर अमल हो जाना इन मौजूदा हालात के अंदर? देखिए, हमारे पास चॉइसेस बहुत कम हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त वो जो पोजीशन है कि हम चूज़ करने की पोजीशन में नहीं है। जो ऑप्टिक्स या जो भी हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ्स है उस पर हमें काम करना है। हमारी स्ट्रेंथ्स है एग्रीकल्चर, हमारी स्ट्रेंथ है मिनरल रिसोर्सेज एंड माइनिंग, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा जवान, आज जो एक डायरेक्शन लेस चल रहा है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ सर कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो क्या मैं गलत कहूँगा? जी, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। बिल्कुल, ये देखिए, हम वो टिकिंग टाइम बॉम्ब के पास खड़े हुए हैं इस वक्त, क्योंकि अगर हमने इस वक्त प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। और इसके साथ यानी देखिए ना, मुल्क है तो हम सब लोग हैं, मुल्क चलता रहेगा तो हम भी चलते रहेंगे। इस वक्त आज के दिन में मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो एक मायूसी है एक आम आदमी को कि ये मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, इस मायूसी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज का जवान जो है मायूस हो चुका है इस मुल्क से, इस मुल्क के जो भी लोग हैं जो इसको रन कर रहे हैं उससे मायूस हो चुका है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ ये बनता है उस मायूसी को ख़त्म करें। हम उन्हें ये बताएं कि हमारे पास रिकोडिक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास थर कोल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास ऐसे मिनरल्स अवेलेबल हैं कि जिस पे हम इन्हिसार कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा था कि रिकोडिक का जो टोटल प्रोजेक्ट है वो $1 ट्रिलियन का है, पाकिस्तान का शेयर 50% है, जो कि $500 बिलियन होता है। 40 साल का ये प्रोजेक्ट है। थर कोल से आप 1 लाख मेगावाट एनर्जी बना सकते हैं जो अगले 250 साल के लिए बना सकते हैं। तो ये होप है, इस होप को बताइए लोगों को कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो सकती हैं। हमारी स्ट्रेंथ यही है कि आज हमारे पास यूथ है, उसको गाइड कीजिए, उसको आईटी की फील्ड में डालें, उसको पॉलीटेक्निक्स में डालें, उसको सेमी स्किल्ड लेबर बनाएं ताकि उसकी वैल्यू एडिशन हो। और ये चीज़ अगर ये रोड मैप कोई भी गवर्नमेंट आने वाली है, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काम शुरू कर दे तो होप ज़रूर है। और वो एक होप अगर इग्नाइट हो गई तो चीज़ें ठीक तरफ चलती जाएंगी। इसके साथ साथ हमें अपने जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर है मैं समझता हूँ उसको ठीक करना है। अगर इकोनॉमी को चलाना है टैक्स रेट्स को कम करना पड़ेगा। हाईएस्ट टैक्स रेट से पूरे ये हैं, लेकिन इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा। हम इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस वक्त चीज़ों को संभालने की बात कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों ने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत सी चीज़ों के जवाब मिले, हुकूमत के पास तजावीज़ भी गई। खाका नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आबिद क़य्यूम सुलैली साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ीशान मर्चेंट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तूफ़ान आया करता है तो तूफ़ान में जो झुकने वाले दरख्त हुआ करते हैं, पौधे हुआ करते हैं, वो बच जाया करते हैं।
और जो नहीं झुकते वो टूट जाया करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी इस वक्त ऐसी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एतमाद देने की ज़रूरत है आवाम को भी, सिस्टम को भी, दुनिया को भी, कि मुल्क में मईशत का पहिया चल सके और गरीब का चूल्हा चले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।